नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो बिहार में एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन ही आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति पारस पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर बिहार की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने एनडीए पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। आरएलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे। पर बीजेपी और जेडीयू ने बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है, उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। आरएलजेपी के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते, लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीटों का बंटवारा होने के बाद एनडीए का जोश हाई है। पटना पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सभी सीट पर जीत दर्ज करेगी। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ये बताए कि आखिर सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई।
वहीं पशुपति पारस के मामले में सम्राट चौधरी जो हैं वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई, अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीतें। तो देखिए, बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन अभी इंडी अलायंस में ये पेंच जो है वो फंसी हुई है। बिहार की 40 सीटों का मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा इस वक्त जारी है और सूत्र ये बताते हैं कि अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा की जाएगी। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा हो रही है और कांग्रेस आलाकमान ने आरजेडी को इसे लेकर एक सूची भी भेजी है, जिसमें औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकिनगर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया सीट पर आरजेडी को फैसला करना है। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर भी चर्चा जो है वो इस वक्त जारी है। तो झारखंड की दो चर्चित राजनीतिक हस्ती गीता कोड़ा और सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थीं। गीता कोड़ा कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होती हैं, जबकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आकर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। झारखंड विकास से कोसों दूर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में बीजेपी ने एक बार फिर इंडी अलायंस को तगड़ा झटका दिया। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन भी बीजेपी का हिस्सा बन गई। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में महामंत्री विनोद तावड़े और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होते ही सीता सोरेन ने जेएमएम पर जोरदार हमला बोला। जिस उम्मीद के साथ जेएमएम से चुनाव लड़ी थी कि मेरा सपना था कि मैं इन सब कामों को कर पाऊंगी, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी मदद नहीं की। मुझे पार्टी के द्वारा हमेशा ही दुत्कारा रहा है। मैं अलग थलग रही हूँ। बीजेपी में शामिल होने से पहले सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने ससुर और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने परिवार और जेएमएम में अपनी उपेक्षा करने का जिक्र किया और कहा कि कभी भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधायकी पद से भी इस्तीफा दे दिया। विचारधारा पर मैं काम करना चाहती थी, उसमें मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। आप वो पार्टी में लगभग देखा जाए तो दलालों का संरक्षण पूरे तरह से दीमक की तरफ पड़ा। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लैंड स्कैम केस में जेल में है और जेएमएम के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे समय में सीता सोरेन के इस्तीफे ने जेएमएम को एक और तगड़ा झटका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में असमंजस है। भले ही ईवीएम सही हो, पर गांवों और शहरों में लोग ये चाहते जरूर हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बयान पर दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने कहा है कि आज की स्थिति में ईडी और सीबीआई बीजेपी के गुंडे बन गए। बयान बवाली में सुनिए अतिशी को। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत न होने के बावजूद समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जी हां, जिन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भव्य रोड शो किया। पीएम की झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखिए सड़क के दोनों ही किनारों पर जुटी नजर आई। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर की ये तस्वीर, जहां पर पीएम की एक झलक पाने के लिए देखिए ये भीड़ जो है वो घंटों खड़ी नजर आई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और रोड शो पे जो आम जनता थी, जो वहां के लोग थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। और देखिए कैसे मोदी के नारे लगाते ये लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। देखिए जैसे जहां जगह मिला वहीं पर खड़े होकर पीएम नरेंद्र मोदी को देखने की कोशिश करता हुआ नजर आया। तो घर की छतों की दीवार पर, तो सड़क के दोनों तरफ लोगों की एक कतार, और हर एक शख्स की तरफ देखकर उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में सोनोवाल जनजाति की पारंपरिक बैथो पूजा में वो शामिल हुई। सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पारंपरिक जनजातीय पर्व जिसमें शामिल होते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और देखिए उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पद्धति से, और ये जनजातीय पर्व है असम का, जहां के असम के डिब्रूगढ़ में सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हुए थे और इस पर्व में वो शामिल हुए, पूजा अर्चना की। बीएसपी सांसद संगीता आजाद, पार्टी नेता आजाद अरिमर्दन और सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने भाजपा में वो अब शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करती हुई नजर आई। चुनावी साल में बीएसपी को ये बड़े झटके जो लगे हैं, और इस तस्वीर को देखिए जहां पर संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई, और इसे अब बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के भटिंडा के तलवंडी साबो पहुंचकर मत्था टेका और देश में अमन चैन की कामना की। तो गुरुद्वारे की यह तस्वीर, जहां पर
रामनाथ कोविंद पहुंचे तलवंडी साबो में पूर्व राष्ट्रपति देखिए मत्था टेकते हुए नजर आए। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों ने दिल्ली इकाई प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सीटों पर जीत का दावा किया गया। तो 2024 में 400 पार के नारे के साथ यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीजेपी के सभी उम्मीदवार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। तो मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी चेहरे जो हैं वो नए चेहरे हैं। नए चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उतारा है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। उपेंद्र कुशवाहा से मिले बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। नाराजगी की खबरों का कुशवाहा ने किया खंडन। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा मेरी पार्टी के साथ हुआ अन्याय। चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से ठोक सकते हैं ताल। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा एनडीए सभी सीटों पर करेगी जीत दर्ज। साथ ही महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा बताएं क्यों नहीं हुई अब तक सीट शेयरिंग। पारस के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा पारस हमारे लिए सम्माननीय, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद मंगल पांडे ने एनडीए के 400 पार सीट जीतने का किया दावा। पशुपति कुमार पारस पर पूछे सवाल पर साधी चुप्पी। अली अशरफ फातमी का जेडीयू से इस्तीफा। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर बुधवार को आरजेडी में शामिल होंगे फातमी। बीजेपी में शामिल हुई जेएमएम नेता सीता सोरेन। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली सीता सोरेन। कहा पीएम मोदी की सोच से हूं प्रभावित। बीजेपी में शामिल सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन दुमका सीट से लड़ सकती हैं लोकसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। सीता सोरेन के इस्तीफे पर जेएमएम की टिप्पणी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा घर का बेटी लंका ढाए। सोरेन परिवार से दुमका सीट पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की तैयारी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत लगभग फाइनल। कल हो सकती है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की सारण सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा तेज। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा लालू परिवार हमेशा पहले अपने परिवार का भरता है पेट। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बयान। कहा गठबंधन में शामिल कहां से लड़ेंगे चुनाव, इसको लेकर तस्वीर जल्द आएगी सामने। सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं। 9 अप्रैल को अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। हाई कोर्ट में जारी रहेगी सभी 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एक साथ सुनवाई के विरोध वाली याचिका। दक्षिण के मिशन पर पीएम मोदी केरल के
पलक्कड़ के कोटा मैदान से अचुविकलू तक रोड शो करते आए नजर। पीएम को देखते उमड़ी भारी भीड़। विचारों के मंथन के सबसे बड़े मंच राइजिंग भारत में बोले नितिन गडकरी, बीजेपी में था, हूं और रहूंगा। तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। प्रहलाद गुंजल को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। कोटा बूंदी से प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर में बीजेपी का मंथन। सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक। 4 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन का बना प्लान। 22 मार्च को अजय टम्टा और त्रिवेंद्र रावत करेंगे नामांकन। 26 मार्च को अनिल बलूनी और माला राज्य लक्ष्मी करेंगे नामांकन। 27 मार्च को अजय भट्ट करेंगे नॉमिनेशन। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, जो विकास की यात्रा में सहयात्री बनना चाहते हैं उन सभी का पार्टी में स्वागत। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूटा लेटर बम। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र। पार्टी फंड से करोड़ों के गबन का आरोप। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के राहुल गांधी को चुनौती। कहा, इंदौर से लड़कर दिखाएं चुनाव, जीतू पटवारी को न बनाए बलि का बकरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।